जिस जगह में वही टर्न हो जाएगी। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा मिलेंगे, आ जाएगी। बस अभी आपको क्या करना है, पूरा सो जाना है। लेट जाइए, जगह बनाइए। बस लास्ट एक्टिविटी है आपकी, आपको पीरियड के लिए है ये। उठना है। उसके बाद आपका 5 मिनट का समय रहेगा, उसके बाद आपका खाना है। ठीक है, ब्रेक है आपको। तो पहले देखिए आपको 20 काउंट कैसे उठना है। पूरा लेट जाएंगे, उठ के आपके अंगूठे को आपको टच करना है। 1, चलिए, पहले सब लोग सो जाइए। ठीक है, जितना हो सके उतना नहीं, बाकी सब हाँ, बाकी लोग जिनको हो सकता है वो 20 करेंगे, जो थक गए जिनको दुखने लगा वो छोड़ देंगे वहीं पे और सवाल में लेट जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करना है 10 और आप क्या करिए, फिर सेकेंड काउंट 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अभी आप लोग समझ में सो जाइए पूरा एक। देखिए कैसा मोड़ किया है पूरे बैक से और कमर से। एक बात की बात है, ये गायत्री देवी जो है वो सुबह 5:30 से योगा क्लास लेती है और तभी से उसका प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो दिन भर अलग अलग योगासन का प्रैक्टिस, प्राणायाम का प्रैक्टिस सब शुरू में रहता है। आप सबको हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पता होंगे, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2010 को जब उनके सामने हमारे इंस्टीट्यूट का, सुहासिनी योगा इंस्टीट्यूट के बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम जब हुआ था, तभी प्रसाद दादा भी उनके प्रोग्राम में थे। और कलाम सर ने प्रसाद दादा की बहुत प्रशंसा की है, बहुत तारीफ की है, उसकी सब आभार। बर्फ के नादियों पे प्रसाद दादा, गायत्री, हमारे सुहासिनी योगा के स्टूडेंट सब योगा की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब इस सब में से थोड़ा सा पार्ट हमें भी उतरना चाहिए, ऐसे आपको लगे। सब लाइव वीडियो के शेयर करें। अब ये जो सब योगासन की प्रैक्टिस है ना, वो प्रणीत सीख लीजिए सही तरीके। ये है प्रणामासन, 2 चंद्र नमस्कार आसन, 3 पदहस्तासन। इसके क्लियर पोजेस देखिए, सब में लेग स्ट्रेट, बैक बेंडिंग विद द हैंड स्ट्रेट। 4 एक प्राण प्रसरण, इसमें पीछे का लेग पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और बैकवर्ड बेंड होना चाहिए। 5
अधोमुख श्वानासन। इसमें पूरा हील्स नीचे रख के आपको नेक अंदर की तरफ खींच के लेके जाना है। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। 7 पूर्ण भुजंग आसन। 8 9 10 11 and 12। बॉडी के अंदर क्या होता है जब आप सर्वांगासन करते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचा जाता है। तो जब आप उल्टे हो जाते हो यानी सिर नीचे और पैर ऊपर लेते हो, तभी क्या होगा, ब्लड को नीचे की तरफ खींचा जाएगा। और नीचे की तरफ यानी कहाँ पे? ब्रेन, फेस और हार्ट। करेक्ट? नीचे क्या है? ब्रेन, फेस है, हार्ट है, स्टमक है, बैक है। समझ आए? तो उसकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और शरीर में जो सब बैड टॉक्सिन है वो निकल जाएंगे शरीर से बाहर। तो हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, मतलब पेन, ऐसे हर एक जो बीमारी का नाम आपने सुना होगा वो सारे के इलाज योगासन है। नेचुरल केयर एंड नेचुरल प्रिवेंशन। अभी आप कितने जन हैं सामने? अगर आप सब ठान लेते हो कि मैं योगा स्टार्ट करूँगी तो आपके घर में कितने जन हैं? और हर एक के घर में 4-5 जन रहेंगे। तो आप कितने बैठे हैं? इतने लोगों तक मैंने योगा का मैसेज अगर स्प्रेड किया तो फिर आपके पूरे फैमिली में वो योगा का मैसेज स्प्रेड होगा, तो उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली सब तक योग पहुंच जाएगा। तो कितना सिंपल है योगा हर एक के घर में स्टार्ट करना, लेकिन शुरुआत करना नेसेसरी है। समझ आया? तो आप शुरुआत करेंगे, राइट? कितने आसन सीखे हमने? पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, पर्वतासन, मत्स्यासन। ये इजी आसन है, ये आप सिर्फ अभी देख लीजिए क्योंकि इसकी सारी फेडरेशन के लिए अर्जुनासन। नेक्स्ट, हृदय समासन। सिमिलर है, जस्ट आपको हाथ पीछे ले लेंगे। तो थर्ड आसन उत्तान पदासन। पेट पे प्रेशर आता है तो ये आपको करना है। अभी हमने कितने आसन देखे? 4। और 5वां है वो धनुरासन। धनुरासन जो पेट पे सो के पैर को पकड़ के जो स्ट्रेच किया था वो। ये 5 आसन आप करेंगे रेगुलरली। हाँ, रेगुलरली 5 to 6 टाइम्स हर एक आसन को रिपीट करके 1-1, 2-2 मिनट होल्ड करेंगे तो 1 मंथ में वेट रिडक्शन हो जाएगा। कम, थोड़ा कम, फिर आप उसका प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो और वेट रिड्यूस होगा। काया वाचा मन निर्मल निर्मल, काया वाचा मन निर्मल निर्मल, पवित्र आचार होत से, योग हे सुंदर साधन सोते, जासला भरे सुख समान। थैंक यू। आप लोगों के जरिए अभी हमारे यहाँ डांस के पेरेंट्स हैं, योगा के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल यहाँ पे बना के दिया है कि इतने बड़े बड़े लोगों को बुला के पूरा 2 दिन हमें योग का अभ्यास कैसे करना है, क्या सीखना है वो सुनने को मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे सब शिविर के लिए हम कम से कम 4 से 5 हज़ार भर के 2 दिन का शिविर हम लोग ने खुद वो सब शिविर किए हुए हैं, तो हमें पता है 2 दिन का भी ये शिविर जैसा आज 10 से 6 बजे का है और कल भी है, कम से कम 4000 से कम में ये नहीं होता है। तो जो लोग नहीं आए हैं, हमने अपने ग्रुप में सबको बहुत बार बोला है कि आप लोग फ्री का है तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो कभी कभी रहता है ना कि बोलते हैं ना, संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है। जब हम लोग योग के साधना में आए तो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं कि जो बहुत कुछ जो है उनके पास सब कुछ रहता है। अभी इतनी दूर दूर से पूना से लोग आए, मैडम पूना से आई हैं,
उनको क्या ये है जो है कि क्यों लोगों को हम जाके सेवा दें, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो लोगों तक पहुंचाना, अगर वो हम अब खुद तक सीमित रखेंगे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। उनको पुणे से 3 घंटे जर्नी करके यहाँ पे आना और लोगों को कुछ देना, वो कितनी बड़ी बात है। तो जितने लोग भी आए हुए हैं की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। आज जो है मुझे जो टॉपिक मिला है वो जो है मेरी बेटियों ने बोला कि कैसा रहता है, योग बहुत गहन विषय है, उसमें डीप में जाएंगे तो बोर होने लगते हैं। हमारे पास बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या उन्होंने बोला था आप लोग एकदम डीप में घुसना नहीं तो हम सो जाएंगे। तो इसलिए मुझे जो सजेशन घर से मिला है कि हम योग को अपनी हॉबी में कैसे लाएं, हॉबी टू हैबिट। मुझे बेटी से ये टॉपिक मिला और बोला आप इस पे ही बनाओ, आपके ऊपर है कि आपको वो टॉपिक कैसे तैयार करना है, लेकिन इसी पे बनाना है कि हम लोग अपना जो शौक है उसको अपनी रूटीन दिनचर्या में कैसे लाएं। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। मैंने पॉइंट वाइज उसको ये किया है ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें। कैसा रहता है कि जिसको भी हम योग साधना के बारे में बताने जाते हैं तो उसको अगर हम शुरू से ही डीप में बताएंगे कि ध्यान क्या है, प्राणायाम क्या है, तो वो कैसा होता है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, वहाँ से अगर हम जाएंगे तो उसको लगेगा हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। प्राणायाम और सब कुछ बताएंगे, समाधि बताएंगे। तो उन्होंने तो जो है जब भी ABCD की शुरुआत नहीं किए हैं तो आप ग्रेजुएशन तक कैसे पहुँचेंगे। तो हमें पहले शुरुआत से कैसे जाना है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी रिलेट कर पाएंगे। योगा हॉबी टू हैबिट। योगा ही नहीं, कोई भी हुनर आप सीखते हो, आपकी पढ़ाई हो गई, डांस हो गई, कुकिंग हो गई, कुछ भी आप सीखने जाते हो तो उसको आप अपनी दिनचर्या में कैसे लाओगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं जो है बैठ के ही आप लोगों को बताती हूँ, अच्छे से आप लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये करिए कि कैसा है कि हम लोग कोई चीज़ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसका निर्णय हम एक दिन में ही लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम थोड़ा करते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर करते हैं तो धीरे धीरे हम सोचते हैं क्या हमने अपना लिया। पर आराम से सो के उठते थे, अभी सुबह उठना पड़ रहा है, बाहर का खाते थे, अभी बाहर का बंद कर दिया है। तो धीरे धीरे हम उससे बोर होने लगते हैं और हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उसके लिए वो चीज़ें हमारे जीवन में बनी कैसे रहें, जो अच्छी चीज़ें हमने अपनाई है वो हमारे जीवन में निरंतर कैसे चले, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज जाएंगे। तो सबसे पहला है कि हम लोग हॉबी टू हैबिट, कोई भी चीज़ अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वो छूट क्यों जाती है। तो पहला उसका जो कारण है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता नहीं रहती है। हम कोई चीज़ ठानते तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं। किसी को देख के ठान लेते हैं और कोई बोलता है या कहीं हम जैसे आज हमने श्रुति मैडम को देखा कि उनके इतने अच्छे आसन होते हैं जो भी उनके साथ थे, तो हमें आज लग रहा है ना सब जितने बैठे हैं सब लोग जोश में हैं कि हमें ऐसे आसन करना है, हमें इनको देख के कुछ तो करना है। लेकिन यही आप घर पे जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, अरे कुछ नहीं है, उनका तो काम है, वो सिखाते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दोगे। तो सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी होती है वो होना बहुत जरूरी है कि आप निरंतरता नहीं रखते हो, इसलिए जो भी आप ठानते हो जीवन में वो आप छोड़ देते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि हमें सबसे पहले अगर हमने जो भी ठाना है उस पर निरंतर बने रहना है, तभी आप जीवन में अपने ध्येय तक पहुंच पाओगे। फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं भी योग अभ्यास करते हैं, हमें अपना प्लेस और जो है टाइम दोनों चूज करना है। हम लोग क्या करते हैं, योग अभ्यास करने का ठानते तो हैं, कभी घर के एक कोने में कर लिया, कभी बेडरूम में कर लिया, कभी बाहर जाके गार्डन में कर लिया, तो वो भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक कोई भी जैसे ये क्लास को ही आप ले लीजिए, आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको पता है यहाँ हमें आके डांस करना है, नहीं तो योग अभ्यास करना है, नहीं तो कुछ ना कुछ सीखना ही है। भगवद गीता क्लास चलता है, बहुत कुछ चलता है, यहाँ आके वही चीज़ें आप करोगे। तो ऐसे आप घर में भी एक जगह ऐसे फिक्स रखो कि आपको वहीं पे योग अभ्यास करना है और एक टाइमिंग निर्धारित करके रखो। उस टाइम में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस टाइम पे हमें योग अभ्यास के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, हमें योग अभ्यास करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जब भी वो टाइम आएगा ना, आप घड़ी में देखोगे आपको अंदर से वो चीज़ चुभेगी, अगर जिस दिन आप नहीं करोगे तो, कि ये टाइम पे मैं क्या करता था। अभी हमारा ये क्लास में सैटरडे संडे छुट्टी रहता है,
लेकिन हम लोग का ऐसा रूटीन बन गया है कि वो टाइम पे आँख खुल जाती है। हमें 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर हम टाइम और जगह दोनों निर्धारित करके रख दिए तो हमारा आधा काम वहाँ पे हो जाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कभी कुछ करते ही नहीं हैं। हमें जो है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना है। एटमॉस्फेयर का मतलब नेचर से नहीं है, यहाँ पे है हमें वो संगत अपनानी है। जैसे आपने एक दोस्त बनाया जो सुबह उठ के वॉकिंग करने जाता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, और दूसरा दोस्त आराम से सो के उठता है। तो जो दोस्त आपका वॉकिंग करने जाता है, योग अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, उसको जब भी आप देखोगे आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। उसी जगह पे दूसरा जो फ्रेंड है वो क्या बोलेगा, अरे आराम से सुबह का नींद तो कितना अच्छा होता है, सुबह मस्त सोने का। नहीं चलेगा सर, देख लेंगे। तो हमें जो है हम यही सोचेंगे कि जो है हमें कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना है जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहे होंगे, कुछ बदलाव लाना चाह रहे होंगे। अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपनी जो दोस्त बोलते हैं ना, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो पहले हमें अपने दोस्तों का जो चुनाव है वो बहुत सोच समझ के करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हमने कंसिस्टेंसी रख ली, प्लेस चुन लिया, दोस्त चुन लिए। फिर तीसरा जो आता है, हमें हमारे खाने पीने का जो टाइम टेबल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान उसमें क्या देना है, हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपने रात को कुछ हैवी खा लिया, बहुत हैवी खा लिया, तो आप सुबह योग अभ्यास करने जा रहे हो, आसन करने जा रहे हो, आपके वो आसन नहीं होंगे। तो थोड़ा सा हमें टाइम टेबल में सुधार करना है, और जो भी बाहर की चीज़ें हम थोड़े से खा रहे हैं उसमें भी बदलाव लाना होगा। तो पांचवा जो हैबिट टू हैबिट हमारे जीवन में हम लाना चाहते हैं, जो ध्येय तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों से हट के कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, अभी डाइट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि आपका 2 दिन का ये जो शिविर है इसमें बहुत धुरंधर लोग आने वाले हैं जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। अभी मेरा कैसा योगाभ्यास में 7 से 8 साल का अनुभव है, लेकिन यहाँ 25 से 30 साल जिन्होंने किया है वो लोग भी आने वाले हैं, तो मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखना है। तो डाइट का पार्ट यहीं पे करना है कि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी तनाव लेते हैं। जो मैं अपना अनुभव बताती हूँ, जो मैंने अपनी टीचर से पहला सवाल पूछा था 1 महीने योगा क्लास जाने के बाद कि टीचर आपका जैसा आसन होता है वैसा मेरा कब होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये हमें जो है पूछने से पहले वो हमारी जो मैम थी उन्होंने एक लाइन में ऐसा जवाब दिया था, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। उन्होंने बोला था कि जैसा अभी हम 40 प्लस रहेंगे, 40 के हैं, तो हम लोग जब योग अभ्यास में आते हैं तो क्या सोचते हैं कि जो 20 साल पहले हमारा शरीर था, जैसा बॉडी स्ट्रक्चर था वैसा हमारा होना चाहिए। सबके मन में ये रहता है कि हम पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए। तो मैम ने क्या बोला कि आपने जो शरीर आज आपका बना हुआ है, आप कितने दिन आए योग अभ्यास में, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, आपने उतने साल दिए क्या, उसको सुधारने में उतने साल दिए क्या। तो आप लोग खुद से पूछिए आपने दिए क्या उतने साल। तो बोले ये सवाल पूछने का आपका कोई हक नहीं है, और हक कब होगा, 20 साल के बाद। जैसे आपने 35 के बाद योग अभ्यास चालू किया, तो आप जो है 15 साल पहले कैसे थे वैसे होने के लिए 15 साल तो रुको, फिर पूछो। तो बोले फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर 15 साल योग अभ्यास करके जाते हो और पूछते हो टीचर आपका ये आसन कैसे होता है, मेरा कैसे नहीं हो रहा है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप तब तक उतने अर्जित कर चुके होंगे। तो ये जो तनाव लेके आप कोई भी काम करते हो वो आपको पहले छोड़ना है कि हमारे बाजू वाले का वो आसन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। अरे बाजू वाला ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, आपने कम किया है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है। तो खुद से अपने आप को ही जवाब दो, सामने मत पूछो, खुद से जवाब दो कि मैंने उतना समय खुद को दिया क्या। ये हमारा 5वां पॉइंट है। हमारा 6वां पॉइंट जो है उसमें आता है कि आपको जो है अति नहीं करनी है। वो श्लोका है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ ठानते हैं जीवन में तो ले जो है 1-1, 2-2 घंटा अभ्यास करना चालू करते हैं, बाहर का पूरा एक बैग छोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, कहीं जाना आना बंद कर देते हैं कि अभी मुझे सुधार लाना है। वो क्या होता है, अपने आप को एक बंधन में बांध देते हैं। तो इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें जो है थोड़े दिन में कीड़े पड़ जाते हैं,
और वो दुर्गंध आने लगती है। तो वैसे ही हमें जो है एक बहाव के साथ ही चलना है, जैसे नदी का पानी हमें बनना है। आप कुछ भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, अपनाओ, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़नी है। ऐसे नहीं कि हमें पूरा ऊपर ही पहुंच जाना है और ऊपर पहुंचने के चक्कर में आप पूरा छोड़ देते हो। तो पूरा छोड़ने से अच्छा हम एक एक स्टेप ऊपर लेते हैं। तो हमें जो है नदी का बहता हुआ पानी बनना है कि एक नई नई चीज़ें उसमें करते जाना है। ये हमारा छठवां पॉइंट हो गया। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सर ने मुझे 20 मिनट्स दिए थे। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हैबिट टू हैबिट हम अपने जीवन में कैसे उतारें। तो हमारा जो लास्ट 7वां पॉइंट है वो है यूनिकनेस। जो भी हम सीखते हैं उसमें कुछ ना कुछ नयापन जरूर लाना है, नहीं तो वो भी आपको बोरियत महसूस होगी। जैसे आप योग अभ्यास करते हो, डांस सीखते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया लाना है। जैसे आप योग अभ्यास से हम शुरुआत करते हैं कि आप जो है सुबह आके प्राण आकर्षण क्रिया करते हो, ओमकार लगा के बैठते हो आंखें बंद करके, प्रार्थना करते हो, वार्म अप करते हो, प्राणायाम करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो। अगर यही रूटीन आप कुछ चेंजेस मत करो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते जाओ ना, एक दिन आपके अंदर से आवाज़ आएगी ये मुझे बंद करना है, मुझे नहीं करना है। तो इसके लिए आपको उसमें नयापन क्या लाना है। कभी आप खड़े होके वार्म अप कर लो, कभी आपका योग अभ्यास नहीं करने का मन है तो आप मॉर्निंग वॉक करके चले आओ, कभी आप कोई गेम खेल लो, कभी आप बैठ के करने वाले जो आसन है वो पहले कर लो, कभी लेट के करने वाले जो आसन है वो पहले कर लो। उसी में जैसे लेडीज लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग घर सुबह से उठते हो, शाम तक घर का वही रूटीन फॉलो करते हो, तो वो काम में भी थोड़ा सा चेंजेस लाओ। जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरा जो काम है, जैसे कपड़े धोने हैं तो कभी आप कपड़े पहले धो लो, लाठी को बाद में करो, आप करके देखो ऐसा। उसी चीज को आप घुमा के करेंगे ना, वो आपको एक नयापन लाएगा कि हाँ अभी ये काम मेरा हो गया, ये बाकी। टीम से जाएंगे ना, बोलते ना क्या कि आपने एक बंधन में अगर अपने आप को बांधा ना, तो आप हमेशा उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करोगे। किसी बंधन में खुद को बांधो मत। हमें ये टाइम में खाना खाना है तो 5 मिनट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा कुछ लोगों की आदत रहती है, मेरा ये खाने का टाइम था, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया। अरे 5 मिनट लेट पास होता है, इतना भी बंधन बांध के मत रखो कि खुद को ही मतलब आपका माइंड उसी पे जाएगा, अरे मैंने ये किया नहीं, मैंने ये किया नहीं। उतना अपने आप को टेंशन देने से अच्छा चलता है। लाइफ है, एकदम लाइटली लो, लाइफ को एकदम खुल के जियो, जिंदा होके जियो, टेंशन लेके जीने की जरूरत नहीं है। तो हर एक नई चीज जो आप नया सीखते हो उसमें नयापन लाना। अभी यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं, जो डांस सीखते हैं, उनको पता है कि किसी दिन वो पूरा दिन गेम ही खेलते, किसी दिन वो पूरा स्टैंड के आसन ही करते, किसी दिन वो पूरा डांस ही करते हैं। तो हर एक चीज़, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, डांसिंग सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें एक नयापन लाना बहुत आवश्यक है। तो ये 7 पॉइंट थे, अगर ये आप फॉलो करते हो, इसमें से 2-4 पॉइंट भी करते हो, तो हॉबी टू हैबिट, जरूरी नहीं है योगा की ही हॉबी, आपकी पढ़ाई की हॉबी, आपकी डांसिंग की हॉबी, कुछ भी आपके जीवन में कब उतरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो कुछ मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, शायद आप कुछ थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट उससे कनेक्ट कर पाए होंगे। मुझे इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत करना है हमारी हॉबी। और आजकल के बच्चों को, अगर श्रुति शिंदे ने बोला वो थोड़ी नेक्स्ट स्टेप थी, हम प्राइमरी स्टेज पे हैं, शायद सब लोग प्राइमरी स्टेज पर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है जो साधना करता है वगैरह। लेकिन ठीक है, मैम ने अभी हमें अच्छा सुझाव दिया है कि ये हम कर सकते हैं कि 2 चीज़ें हैं, एक आपको प्लेस फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है। ये तो हम ईजी से हमारे बस की बात है कि सुबह 6 बजे उठना है या शाम को 7 बजे करना है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो सुनीता मैम ने बोली है, ये हम शायद अपना सकते हैं, शायद नहीं अपना ही सकते हैं। तो कल से हम ये स्टार्ट करेंगे। अगर आपको और भी कोई चीज़ की परेशानी है या उस पर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो कि हमें इस चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो सुनीता मैम है, हमारे दीपेश सर है, हम श्रुति मैम को भी फिर से बुला सकते हैं। लेकिन आपको ये करना चाहिए, आप करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स आएंगे तब सॉल्यूशन मिलेंगे। आप कुछ करोगे नहीं और फिर घर बैठे बोलते रहोगे वेट लॉस नहीं होता है, बीपी बढ़ गया है, थायराइड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले आप करो, फिर देखेंगे क्या होता है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। मैम ने इतने सालों से किया है, तब उनको ये पता चला है कि कौन सी चीज़ें बेसिक है जो आप अपना
देखा ना कैसे उनकी फिगर देखी ना, आप उनके वीडियोस भी एक बार देखिए। वो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट करिए। मैं सबको ऑल द बेस्ट करती हूँ। सुनीता मैम को मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरी लड़की है अभी, मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत सादे और सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि क्या करना है। स्टार्ट कीजिए, उनका क्लास यहाँ पे है, आपको बहुत बेनिफिशियल है। मैं तो मैम को अभी बोलूँगी कि आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन भी अक्षरमानों के साथ ले लो। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम सब लोग यहाँ पे हैं। एंड थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं शरीर से हलचाल करायची आहे, डोळे बंद, एकाग्र चित्ताने बसायचं आहे। नीचे अपनी सीधी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, नीचे अपनी सीधी। आपने जो अभी ओंकार का नाद अभिव्यक्त किया है वो वही मन में सुनने का प्रयास करें। और अपना आंतरिक लक्ष्य ऐसे टोटे ही हाइट लाइए, लेफ्ट टोटे ही जाइए, आगे पूरा आगे ट्राई करिए, पूरा नीचे तरफ, पीछे पूरा पीछे जाएंगे, बस रुक जाएंगे। दूसरा आसन भी करेंगे, नेक्स्ट आसन, राइट पैर ऊपर, पूरा हाथ ऐसे आपका टच पूरा पैर के सामने लीजिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, धीरे से नीचे आएंगे, हाथ छोड़ेंगे, फिर पैर को नीचे लाएंगे, लेफ्ट पैर से करेंगे, पूरा ऊपर टच करिए, हाथ पूरा आपका नमस्ते जुड़ा हुआ, पूरा यहाँ पे देखिए सामने, धीरे से नीचे। अभी आपको ऐसे पैर खोलने हैं, पूरा लीजिए और नीचे जाइए, जाइए, कोरिएंटर ट्राई करिए, ट्राई करिए, कोरिएंटर गया तो बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अभी ऐसे ही नीचे जाके हमें हाथ को भी आगे लाना है, हाथ को पीछे बांधिए और आगे लाइए, ट्राई करिए, थोड़ा सा बैलेंस संभालिए, एक दूसरे के ऊपर मत गिरिए। आ जाइए धीरे से ऊपर। हाँ, अभी आप थोड़ा सा जंप करेंगे। अभी सुश्री मैडम ने कैसा बोला कि जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, जंप करते हैं तो हमारे जो लंग्स रहते हैं वो ज्यादा फॉर्म करते हैं, तो थोड़ा सा हम जंप करेंगे, देखिए। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। पूरा हाथ के साथ ऊपर ऐसे ऊपर टच करिए, जोड़ के आगे पीछे, सर वही आया। हाँ, आगे पीछे छोटे 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 एकदम छोटे छोटे। दूसरा हाथ लीजिए पार्टनर के साथ, दूसरा हाथ लीजिए, हाँ, आइए नीचे, आइए नीचे,
नीचे जाके आपको अंगूठा पकड़ना है और फोरहेड लगाना है। न चव्यो न भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसौख्यो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तरातुः न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोत्तस्थकायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् पर ज़्यादा काम कर सकती हैं। आप देखिए ना, हम खुद का देखते हो, एक तरफ वॉशिंग मशीन चल रहा है, एक गैस पर दूध रखा है, एक गैस पर कुकर चल रहा है, यहाँ हम सब्जी काट के रखे हैं, यहाँ पर आटा गूंद रहे हैं और बच्चे ने कुछ पूछा तो उसका जवाब भी दे रहे हैं। वहाँ पति कहते हैं ये कहाँ रखा, तो वो भी सही से ही बता सकते हैं। तो दिमाग एक ही वक्त कितना काम कर सकता है। ऑब्वियसली एक ही टाइम अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम उतना स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, राइट। औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसा नहीं है कि औरतों को हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन उसके ये दो हार्मोन्स की वजह से मजबूती ज़्यादा होती है उसमें। तो फिर भी औरतों का डेथ रेट स्ट्रोक से हार्ट अटैक से ज़्यादा औरतें मर जाती हैं। तो ये एक एक्चुअल फैक्ट है। तो सबसे ज़्यादा बाकी की किसी चीज़ों से हार्ट अटैक से ज़्यादा मौतें हैं औरतों में। दूसरा है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक। अब इसमें दो प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। एक तो है जिसमें नसें फट जाती हैं, जिसको हेमरेज कहते हैं, ब्रेन हेमरेज, जिसमें नसें फट जाती हैं और उससे मौत होती है। दूसरा है ब्लॉक होती है, ब्लॉकेजेस। औरतों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। मल्टीटास्किंग करती है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस ज़्यादा आता है। इसकी वजह से नसों का जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होना और ब्लॉकेजेस बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारा कॉमन चीज़ है। दूसरी बात, खाने में मुझे बताइए, अगर फ्रेश है तो भी वो होती है, लेकिन 3 और जगह हैं जहाँ पर औरतों को कैंसर होने के चांसेस हैं। कैंसर, यूट्रस कैंसर। यूट्रस में 2 जगह होती हैं। यूट्रस में सर्विकल कैंसर होता है और ओवरियन कैंसर, ऐसे 3 जगह पर होती है। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर में जहाँ मिल्क डक्ट्स है, जहाँ पर दूध आता है जिस नलियों से, वो क्लॉग होती है, वो जाम हो जाती है और गांठें बनने लगती है और वो फिर फैलती है। तो ये कैंसर हो सकता है, वहाँ पर ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। तो ये पुरुषों को नहीं होती है प्रॉब्लम, औरतों को होती है। दूसरा है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर हमारा यूट्रस का जो मुंह होता है वहाँ पर कैंसर होता है। इसको हम जल्दी से रेगुलर टेस्ट से हम इस टेस्ट का नाम है पैप्समियर। पैप्समियर टेस्ट करके हम सर्विकल कैंसर समझ में आता है और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ओवरियन जो है, ओवरीज के पास फेलोपियन ट्यूब, जहाँ ओवरीज में एग पैदा होता है और यूट्रस में आते समय वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आता है। तो फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पर ये ओवरियन कैंसर होता है और वो जल्दी नहीं समझ में आता और उसी में औरतें मर जाती हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा एक है, इसको जल्दी समझ में नहीं आता, पूरा बढ़ जाने के बाद ही ये टेस्ट में दिखता है।
तो इसका थोड़ा सा अभी चल रहा है, खोज चल रही है। तो इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, और ये कब होता है, मेनोपॉज के बाद। जो निवृत्ति कहते हैं ना, मेनोपॉज मासिक बंद हो जाती है, उसके बाद ये इशू शुरू होता है। कैल्शियम बहुत कम हो जाता है इसमें, और हड्डियाँ थोड़ा लग जाता है, थोड़ा गिर जाते हैं तो टूट जाती है, बहुत कमजोरी आती है इसमें। कैल्शियम लेवल, हमको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, धूप में चलना ज़रूरी है। कैल्शियम को अगर हमको शरीर में अब्जॉर्ब करना है ठीक से, तो हमको कैल्शियम से गोलियाँ खा के नहीं चलेगा, उसको धूप में चलना पड़ेगा, और आसन या वॉक या कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें कैंसर ट्रीटमेंट या तो बहुत दुबले पत्ते हैं पहले से, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपने देश में ये तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल पीना, लेकिन बाहर के देशों में जो औरतें ये करती हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा फोल्ड करके मेरे कपड़े अलग, मेरे हस्बैंड के कपड़े अलग, और पता नहीं क्या हुआ, उनका शर्ट उठा के फ्रिज में रख दिया, अचानक एक कवर में रख दिया। तो इट्स अ कॉमन थिंग, अल्जाइमर्स का एक छोटा सा, अल्जाइमर्स भी बोल सकते, इस दौरान ये भूल जाना ये कॉमन चीज़ होता है, बहुत कॉमन। तो इसके लिए भी योग है, इट्स बहुत अच्छे हमारे पास कुछ क्रियाएं हैं योग की। तो ये कॉमन बीमारी है औरतों में। मेडिकल स्टोर है, तो उन्होंने कहा, तो खुद ही कहती है ये दवाइयाँ मत खाओ ज़्यादा, क्योंकि 80% तो उसमें टॉक्सिक है। सो इसीलिए तो दवाइयाँ कम खाओ, और ज़्यादा हम सात्विक अन्न खाना है हमको। स्प्राउट्स खाएं, रॉज खाएं, जो गाय का घी इंक्लूड कर खाएंगे तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और अनुलोम विलोम, उज्जयी, ये सब प्राणायाम ज़्यादा करें, आसन पे ज़्यादा जोर दें, धूप में घूमें। तो ये सारा था ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इशूज़। जैसे पहले से ही अगर माँ को अस्थमा है, डायबिटीज़ है या डिप्रेशन की है, तो उसका प्रेग्नेंट होना थोड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके लिए भी है और उसके बेबी के लिए भी। एक तो अनीमिया में वैसे खून कम, बेबी को खून कम मिलेगा तो उसका पोषण ठीक से नहीं होगा, बेबी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। दूसरा डायबिटीज़ ऑलरेडी अंदर से खोखला कर देता है इंसान को, उसमें एक नया जीव अंदर पल रहा है। आप सोचिए क्या बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा ऐसे में, है ना। और डिप्रेशन, माँ अपना ख्याल ही नहीं रखेगी, ठीक से खाएगी पिएगी, तो फिर क्या, मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे में। तो ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो तो अच्छा, माँ को पहले ठीक से ट्रीट करें और फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। अब दिन का ब्लीडिंग होना और वाइट डिस्चार्ज होना ब्लीडिंग से जस्ट पहले ये कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो थोड़ा सा चिंताजनक है। पहला सबसे है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS। पीरियड्स आने से पहले हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होना, लोटपोट हो जाती है लड़कियाँ, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है बोलते हैं, लेकिन तब तक लड़कियाँ बहुत सोती हैं, बेचारी लास्ट कॉलेज कुछ नहीं जाती, इतना उनको दर्द रहता है, एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस रहते हैं, शांति से नहीं सो पाती हैं, और गुस्सा आना, उनको बार बार गुस्सा आता है, मीठा खाने का मन उनका ज़्यादा होता है, नींद उनकी कच्ची रहती है, ज़रा आवाज़ आके उठ जाती है, डीप स्लीप नहीं होती, फिर उनका मूड बहुत लो होता है, कभी किसी बात से डर, हर बात पे रोना आना। आप अपने पीछे जाइए ना, शादी से पहले वाले दिनों में ये सब कॉमन चीज़ें हैं। कुछ स्किन रैशेस आना, कहीं पर पिंपल्स आना, पीरियड से पहले पिंपल्स आते हैं, पीरियड्स आने के बाद निकल जाते हैं, कॉमन जैसे कुछ सिम्टम्स हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। और पेट का ब्लोटिंग होना, अपने आप पेट बड़ा हो जाता है, ब्लोट होता है, पीरियड्स के बाद फ्लैट हो जाता है, क्रैम्स आना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग रहना, सर दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पीठ दर्द, कमर दर्द, ज़्यादा लाइट्स हो तो परेशानी, उनको ज़्यादा लाइट सहन नहीं होती है, चक्कर आना, नॉशियस, उल्टियाँ आना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को योग में बहुत अच्छे हम क्रियाएँ करके इनको बंद कर सकते हैं। योग इन सभी जगहों पर बहुत रामबाण इलाज है, उसके बारे में मैं बताऊँगी ज़रूर हर एक चीज़ के बारे में। अब इसके बाद
सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स ये बहुत कॉमन आजकल है, पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स ये इश्यूज आजकल बहुत सुनने में आते हैं। सिस्ट माने गांठें, अगर ओवरीज में गांठें आती हैं तो उसको पीसीओडी कहते हैं। ओके, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। और अगर यूट्रस में गांठें आती हैं तो उसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं। आपको यूट्रस और ओवरीज पता है ना क्या है? अच्छा, तो बीच में जहाँ बच्चा बड़ा होने लगता है वो यूट्रस है, और उसके बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स जाते हैं और उसके नीचे ओवरीज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दिन में महीने में एक उसमें से एक निकलता है, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस में आता है। अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर सेटल हो जाता है, तो वो निकल जाता है सारा, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो एक जब निकलता है, जब ये पीसीओडी अगर है किसी को, तो यह एक पूरा मैच्योर ही नहीं होता, उसका गांठ बन जाता है। एक तो है इतना सा ओवरी, उसमें अगर एक एक एग की गांठें बनने लग गई तो कैसे होगा कंसेप्शन, कैसे होगा रेगुलर पीरियड्स? रेगुलर पीरियड तब होगा जब वो पूरा ओवरी से नीचे यूट्रस में निकल जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा, मैच्योर ही नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल पीरियड्स आएंगे ही नहीं। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, 3-4 महीने के बाद जब आएगा बहुत ज़्यादा ब्लड लेके जाएगा शरीर से, एनीमिया शुरू और बाकी के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये पीसीओडी है, जाने वाली चीज़ है, इसको हम निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके बारे में जानकारी होने की ज़रूरत है, स्पेशली छोटी लड़कियों में। ओके, ठीक है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा कैसे? ऑब्वियसली गांठें तो होनी है ना, खाना पीना सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम तो आनी है। इसीलिए कपड़े लूज रखिए, कॉटन के हो तो और बेहतर, जो नेचुरल फाइबर है, सिल्क, कॉटन ऐसे, और जो स्किन को इरिटेट ना करें। कुछ कपड़े होते हैं पहनने के बाद, जैसे हम शादियों में जाते हैं और वो शालू पहनते हो बनारसी ना, घरी आया कभी कपड़े बदलते असं वाटतं की घाम येऊ, तो दीज आर द मटेरियल विच आर नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो, टाइट ना हो। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। ओके, फोन से दूर रहे, बहुत इम्पोर्टेंट। फोन में से रेडिएशन जितने आते हैं वो ब्रेन को बहुत खराब करते हैं, आँखों को बहुत खराब करते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही फोन से दूर रखें बच्चों को। एक्चुअली कहते हैं कि अगर 3 साल तक बच्चे को जन्म से 3 साल तक फ़ोन या टीवी के सामने नहीं रखेंगे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट इतना बेहतरीन होता है कि वो जीनियस हो जाता है पढ़ाई में भी और हर एक क्षेत्र में। और ये एक्सपेरिमेंट किया है हमने घर पे, मेरे ननद के बेटे को फोन और टीवी और ये सब दिया ही नहीं था बचपन में, उनके घर में टीवी लाया ही नहीं था। और बच्चा जब 5 साल का हुआ तब लाया, और वो फर्स्ट आता है हमेशा। जब केजी में था तो मैंने उसको पूछा तुम्हारे क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं? बोलता 51। मतलब क्लास में उतने बच्चे थे तो 51। मैंने कहा नाम बताओ। उसने रजिस्टर में लिखे सारे नाम गिनाए। केजी का बच्चा, क्या दिमाग की कैपेसिटी है सोचवा। और आज उसने हर उसके कॉलेज में टॉप किया, उसके स्कूल में टॉप किया है। जस्ट बिकॉज पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वो बचपन में जो रेडिएशन नहीं उसको मिला, तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हुआ। गर्भावस्था सकता ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर आप योगा के पास मुड़ते हो, फिर आयुर्वेद के पास मुड़ते हो। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, पहले आयुर्वेद के पास चले जाओ, वो रूट के साथ समूल निकाल देता है प्रॉब्लम को। आयुर्वेद एक बार एलोपैथी हो गया फिर बहुत मुश्किल होता है आयुर्वेदा पर का ट्रीटमेंट असर करना। ओके, घर के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं हमारे पास, जैसे जिंजर, अदरक, तुलसी, हल्दी, है ना, अदरक, और क्या है करी पत्ता, अजवाइन, और कुछ काम दूसरा अजवाइन, हाँ, ये सारे घर में दवाइयाँ हैं। आपको
आप अज्जी अपने घर में कोई अज्जी होंगे उनसे पूछिए, इसी से वो काढ़ा बना के देती है और उसी से बच्चों को ठीक करती है। कहाँ हम बाहर की दवाइयाँ, तो इन दवाइयों को फिर से याद करो, लिख लो आप अज्जियों से, किताब बना के रखो और अपने बच्चे और पुतों तक यूज़ करो। इस नॉलेज को आगे रखना ज़रूरी है। तो ये कुछ नेचुरोपैथिक टिप्स मैं दे देती हूँ, जिसमें आपको अगर पीरियड में पेन है ज़्यादा, इट इज़ नॉट ओनली पीरियड पेन, किसी भी शरीर के पार्ट को अगर पेन है तो ये पानी पट्टी एक बहुत ज़रूरी टिप मैं देती हूँ, जिसमें पेन तो निकल जाएगा, बहुत सारा टॉक्सिन्स भी निकल जाएगा। जैसे ऐसे कॉटन के दुपट्टे हुए, इसको लंबाई से 4 फोल्ड करना है और ठंडे पानी में, नल वाले पानी में, नॉट फ्रिज का पानी, ठंडे पानी में ऐसे भिगोना, ऐसे निचोड़ना नहीं है, जस्ट ऐसे बजबजित रहेगा पाहिजे। और उसको सपोज आपके लोअर एब्डोमेन में पेन है, पीरियड के पेन है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उसको लपेट लो अच्छे से गोल, और उसके ऊपर वुलन शॉल या चादर रखकर सो जाओ 20 मिनट। 100% आपका पेन निकल जाएगा। पेन निकलेगा, क्रैम्प्स निकलेंगे, बहुत सारा टॉक्सिन्स उसमें निकलता है। निकलने के बाद जब 20 मिनट के बाद आप वो कपड़ा निकालेंगे, सूख गया होगा, सूख जाता है, फिर उसको साबुन के पानी से ही धोना है, ऐसे ही सुखाइए मत। इतना टॉक्सिन्स होता है उसमें। यह आप गर्दन के लिए कर सकते हो, के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए कर सकते हो, आँखों पर कर सकते हो। छोटे छोटे कॉटन के पैड पानी में भिगाकर आँखों पर रखिए, उस पर एक जेंट्स टॉवल रखिए, आराम से 20 मिनट सो जाइए। सब अपने जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं, हीट निकलता है, वो सारा क्लीन हो जाता है। कहीं भी थ्रोट इन्फेक्शन है, यहाँ लगा दीजिए, सर में दर्द है, वहाँ लगा दीजिए। पानी पट्टी रामबाण दवा है सबके लिए। और अगर आपका प्रॉब्लम बहुत पुराना है तो मिट्टी लगाइए, मुल्तानी मिट्टी चलेगी, या खेतों में से 2 फुट नीचे, क्योंकि ऊपर में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सब होता है, तो वो नहीं चाहिए हमको, साफ मिट्टी। उसको लाकर अच्छे से सुखा दो, तोड़ दो उसका लंप सड़न है और छान के रखो। फिर सादा ठंडे पानी में या तो धूप में गर्म किए पानी में उसको घोल कर लेप बनाकर अगर लगा देते हैं लोअर एब्डोमेन में, फटक से पेन कम हो जाता है। ये बहुत मानी हुई दवाइयाँ हैं नेचुरोपैथी की। कहीं भी लग जाता है आपको, घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधों में, कहीं भी मिट्टी आप लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी तो फेस पे भी लगाते हैं ग्लो के लिए। क्यों? क्योंकि फेस पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो खींचकर स्किन को फ्रेश बनाता है। तो स्किन पर बनाता है तो ऑब्वियसली बाकी के पार्ट्स पर तो बनेगा ही ना। तो कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सबके लिए बहुत अच्छा ये नेचुरोपैथिक टिप है। बाद में मसाज, स्टीम, ये सारी बातें तो हैं ही। ओके, और एक लास्ट है एक्यूप्रेशर के कुछ टिप्स मैं देती हूँ। सबसे पहले है क्लैपिंग। हाथ के पंजों में हमारे शरीर के सारे ही पॉइंट्स होते हैं, तो जब हम क्लैप करेंगे इनको तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे पर अच्छे से प्रेशर पॉइंट हो जाता है। आपने हिजड़ों को देखा है? कभी बीमार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ देखा किसी को? क्योंकि वो रेगुलर तालियां बजाते थे, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रेगुलर मसाज होते हैं। दे डोंट फॉलो दिस, दैट इज द बिगेस्ट। इतनी बड़ी बात हम करेंगे, क्लैप थेरेपी करेंगे एंड ऑफ द सेशन, 1 मिनट। हाँ, और एक पॉइंट है जिसको मैं जानबूझ के, ये पेंसिल जब से हाथ में आपने देखा, जब से ये पेंसिल लेके बैठी हूँ, ये इस पॉइंट के लिए है। हमारा एक्यूप्रेशर की इसमें हाथ के इस पार्ट पर, दोनों हाथों में यूट्रस और वजाइना के पॉइंट्स होते हैं। ओके, फीमेल और मेल सबके लिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेक्शन के यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। और इसको जब हैवी ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो ये करना है। ऐसी पेंसिल, ये नटराज की पेंसिल है, जिसमें आप देखो गोल नहीं है, ये थोड़ा सा हेक्सागोनल है। हाँ, तो इसको ऐसे मलना है। हाँ, ऐसे मलने से यहाँ पर एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होगा। अभी जिसको प्रॉब्लम है, अगर आप करो तो आप समझेगा आपको कि माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, और वो इट गोज एंड अफेक्ट्स द यूट्रस, और वहाँ पर हेवी ब्लीड हो रहा है तो कम कंट्रोल होगा, पेन ज़्यादा हो रहा है तो कम होगा।
ये मैंने खुद पर किया है और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे नटराज के पेंसिल रेडी रखो पीरियड्स के दौरान, इसको करने से काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। एक बार वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, पेट के शांत हो जाते हैं, थोड़ी नींद तो मिलती है जिससे बाकी का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन हेल्थ और उसमें से प्रॉब्लम्स कैसे होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, योग का पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा नेचुरोपैथिक टिप्स आपको मैंने दिया। एंड दैट्स ऑल। आपको कुछ अगर जिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, आती है तुझमें हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, करता दे तू जो फैसला। टूटी तकदीर तो क्या, टूटी शमशीर तो क्या, टूटी शमशीरों से हाताचे पोकळ झाले आणि पावलांवर चालत डोक्याच्या दिशेने वर यायचं आहे. त्यानंतर दोन्ही पाय गुडघ्यातून फोल्ड करायचे आहेत. मांड्या पोटावर येतील. सावकाश दोन्ही पाय जुळलेल्या स्थितीतच कमरेतून सरळ करायचे आहेत. गुडघ्यात पाय दुमडलेले असतील ते सावकाश वर करून पायाच्या टाचा वरच्या दिशेला घालून घ्यायचे आहे. आसन स्थिती पूर्ण कंठस्थ. हे सरांनी शीर्षासन आदर्श स्थितीत केलेलं आहे. आता या शीर्षासनातून ते आपल्याला वेगवेगळे इनोव्हेशन्स करून दाखवणार आहे. आता त्यांनी विस्तृत पाद शीर्षासन केलेलं आहे. दोन्ही पायांमध्ये जास्तीत जास्त अंतर घेतलेलं आहे. शीर्षासनात एक दक्षता घ्यायची आहे. तोंड बंद ठेवायचं आहे. तोंडाने श्वास घेण्याची इच्छा होते पण तोंड उघडायचं नाही आहे. पाय गुडघ्यातून सरळ चवडे ताणलेले असले पाहिजे. संथ श्वसन चालू असेल. खूप छान सर. तिर्यक शीर्षासन केलेलं आहे. म्हणजे विस्तृत पादच आहेत पण त्यांनी पाय तिरके केलेले आहेत. पहा तिर्यक शीर्षासन आहे हे.
पाय गुडघ्यातून सरळ आहेत, चवळे ताणलेले आहेत, स्थिती बदललेली नाही आहे आणि ही क्रिया अतिशय संथ आणि सावकाशच करायची आहे. विस्तृत पाय शीर्षासन, पुन्हा ते शीर्षासनातून ते पद्मबंध करतायत. पद्मासनातून शीर्षासन, पद्मबंध शीर्षासन. खूप छान सर. सावकाश स्थिती सोडायची आहे. एकपाद शीर्षासन. हो, आपण एकपाद ज्याप्रमाणे वृक्षासन करतो त्याप्रमाणे एकपाद शीर्षासन. भद्रासन, पहा त्यांनी शीर्षासनातून भद्रासन केलेलं आहे. बैठक स्थितीतून आपण ज्याप्रमाणे भद्रासन करतो तसं शीर्षासनातून भद्रासन केलेलं आहे. खूप छान सर. आगे की प्रोसेस बता देंगे. आप घर में बड़ा जो ग्लास रहता है उससे पानी पीना है. अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ठीक से, इसलिए सर बॉटल से पी रहे हैं. आप बड़ा ग्लास कम से कम 5 ग्लास तो पीने हैं. वो नलिका हमें अपने गले में डाल के फिर वो पानी वो नलिका से बाहर निकालना होता है. तो ये जब भी आप करेंगे इसका जो भी प्रैक्टिस, तो किसी जानकार व्यक्ति के सामने करिए. जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो वो नमक ना डालिए पानी में. ये पानी पीने के बाद ये जो नलिका है, ये नलिका आपको किसी योग केंद्र में मिल सकती है. ये आपको निगलना है. ये निगलने की जो भी प्रोसेस है आप कृपया जानकर जो व्यक्ति रहेंगे उनसे लेनी है. अभी ये सब जो शरीर में गंदा पानी रहता है, पित्त रहता है, पित्त बाद ये सब इससे क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है. दंडधौती आप महीने में एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते. और जलधौती करने के जिस वीक में आप जलधौती करेंगे उस वीक में दंडधौती करना नहीं है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो ऑयली जो सब्सटेंस रहते हैं, जो ऑयल भी रहना चाहिए, वो ज़्यादातर निकल जाता है. इसलिए दंडधौती करेंगे तो जलधौती नहीं करना है. ये सावधानियां हैं. पूरा पानी हमें बाहर निकालना है. जो पानी रहेगा शरीर में वो मूत्र द्वारा वगैरह बाहर आ जाता है. वेरी गुड सर. आहिस्ता आहिस्ता ये निकालना है. कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए ये प्रोसेस करना है, इससे हानि हो सकती है. तो ये जो भी जानकार व्यक्ति हो उनसे आप सीख लीजिए.
दोनों हाथ मैडम ने रखे वैसे घुटने पे रखने हैं। यह है वज्रासन। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इस आसन में बैठा जाता है। अगर हम 20 मिनट तक के आसन में बैठते हैं तो हमें हमारी जो पाचन संस्था है उसका कार्य ठीक से चलता है। तो अब हम करने वाले हैं वज्रासन में कुछ आसन। पहले करने वाले हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1। दोनों हाथ पीछे ले जाने हैं। लेफ्ट हैंड के तलवे के ऊपर राइट हैंड का तलवा रखिए। अंगूठे में एक दूसरे में लॉक करने हैं। अभी सांस को लेना है, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना है, धीरे से झुक जाइए। पूरा झुकने के बाद अपना माथा जमीन पर रखना है। आसन स्थिति को पूर्ण किया है, लेकिन अभी अपने सीट को उठाना है। कई लोगों की सीट ऊपर आ चुकी है तो सीट को उठाना नहीं है। सांस लेते हुए कमर में से सीधा हो जाना है। दोनों हाथ पूर्व स्थिति में अपने घुटने पर रख लेने हैं। अभी करना है वज्रासन प्रकार 2। दोनों और अपने नाभि के नीचे वो दोनों हाथ आप फिक्स कर दीजिए। अब सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकना है। पूरा झुकने के बाद अपना माथा जमीन पर टिकाना है। आसन स्थिति पूर्ण, संथ श्वसन चालू रखना है। हमारे पेट का जो वेट है वो कम करने के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। अब सांस लेते हुए कमर से सीधा हो जाना है। दोनों हाथ घुटने पर रखने हैं। अभी छोटे और सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकना है। हाथ के तलवे जमीन पर रखिए। हाथ आगे ले जाइए। अब माथा नीचे आ चुका है। अभी माथा जमीन पर टिका दीजिए। संयुक्त श्वसन चालू रखना है। अब सांस लेते हुए सीधा होना है। थोड़े हाथ नजदीक ले आइए, कमर से सीधा हो जाइए और दोनों हाथ घुटने पर रखिए। अभी बच्चों को इस योग से जोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को उन्होंने सबसे डांस हो गया। अभी थोड़ा सा माइंड को शांत करेंगे। टी टाइम से ओंकार करेंगे। आंखें बंद कीजिएगा, बंद करेंगे। ऐसे करते हाँ, इसको होल्ड करके रखना है।
को, हमारी भूमि को घर पे जाकर किसी को अपने पति पे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गुस्सा दिखा दीजिएगा। फिर से एक बार करेंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, आपका नर्व एक्टिवेट हो रही है। फिर से एक बार करेंगे। मजा आ रहा है? ये मतलब बहुत करना है हमें योगा के जरिए। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ये हमें आंखें बंद करनी है, उसी मुद्रा में हमें रहना है थोड़ी देर के लिए, पूरी तरह से आंखें बंद। धीरे से आंखें खोलेंगे और आंखों को देखते हुए नाटक करते हुए हमें लेफ्ट साइड जाना है। उसी जगह पे आंखें बंद करेंगे। पूरा ध्यान हमें अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर देना है। धीरे से आंखें खोलेंगे, आंखों का त्राटक करते हुए सामने आना है और धीरे से हमें ऊपर की ओर देखना है, धीरे धीरे जाना है। अभी आंखें बंद करेंगे। इसी मुद्रा में थोड़ी देर रुकना है, श्वास प्रश्वास के ऊपर पूरा ध्यान। धीरे से आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे छाती की ओर। जिस स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये नीचे जाने का नहीं करेंगे। दे
शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, ये जाने एक अगर मुझे तो बहुत अभिमान है क्योंकि भारत ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है और वेस्टर्नर्स बहुत पागल है इसके पीछे। हम लोग नहीं, देखो यहाँ पर कितनी रियल क्राउड है जिनको इंटरेस्ट है, लेकिन कितने लोगों को इंटरेस्ट है। अगर हम वेस्टर्न में जाके फॉरेन में, हाँ आप सभी को है इसलिए आप लोग यहाँ हो, है ना, लेकिन बाहर जाते हैं तो वेस्टर्न में फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमसे, उन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं योग और ध्यान। अभी मुझे तो बुलाया गया योग और ध्यान के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि 2 दिन आप लोग सुन रहे हैं योग के बारे में, तो अभी आप लोग ही बताइए मुझे क्या है योग। मुझे नहीं पता, क्या सुना कल से, क्या किया कल से? हाँ, अच्छा आचरण भी ये योग में आता है। अच्छा है। और क्या है योग, कौन बताएगा? पूरा दिन अटेंड किया ना आप लोगों ने 2 दिन से, तो क्या है योग? व्हाट इज योग? व्हाट इज योगा? योगा है या योग है? योगा पड़ता है। हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं क्या? क्वालिफिकेशन नहीं हो तो हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी योगा टीचर जो पास में है वो सही है ना, वो क्या अलग सिखाएगा, लेकिन वो अलग सिखाता है जो सही से सीखता है। अभी अमेरिका योग कुटीर के 2-3 शिक्षिका मुझे मिली, उनको पहले टीचर्स ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के लिए कितने साल लगे? 10 साल से। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग में एडमिशन मिला है, तभी जाके ट्रेनिंग में एडमिशन मिला। इसके बाद और 4 साल जाएंगे तभी ये योग टीचर बनेंगे। ये 14 साल सीखे हुए योग टीचर और 1 महीना में सीखे हुए योग टीचर, क्या उनमें कुछ फर्क नहीं होगा? बहुत फर्क होगा। फिर मेरे पहचान के जो टीचर्स हैं बोलते अरे ये बीमार लोगों को क्यों लेते हो तुम योगा क्लास में? क्योंकि क्यों अपना बदनाम बताना नहीं, योग से वो ठीक होना चाहिए। तो क्योंकि उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो योग से ठीक नहीं हो। ठीक है, हम लोग शरीर और मन के बारे में, शरीर और मन के पास आएंगे। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ये बुक पढ़ के आगे 1975 में ये बुक रिलीज हुआ, तभी थोड़ा से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। आगे जाके जब इसके बारे में जब पढ़ाई होने लगी तभी फिर पता चला कि ध्यान करने से ब्रेन में एक्चुअल चेंजेस होते, फिजिकल चेंजेस होते, मतलब कि साइज कम ज़्यादा होता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। अपने दलाई लामा है, सुना है नाम? दलाई लामा सुना है? नहीं सुना है? वो बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क है, मॉन्क यानी सन्यासी। ओके, तो बहुत नंबर 1 बुद्धिस्ट मॉन्क दलाई लामा, उनका नाम याद रखिए।
सो दलाई लामा ने इन लोगों को इनवाइट किया और अपने यहाँ जो ध्यान करने वाले उनको जो शिष्य थे उनके ब्रेन को मशीन्स लगा के कंप्यूटर में उन्होंने देखा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उन लोगों ने भी देखा कि कितना फ़र्क आया है। सो इट इज़ प्रूवन कि ध्यान करने से हमारे दिमाग में चेंजेस होते हैं। आजकल क्या हो गया, हमारा टाइम स्पैन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है। अटेंशन स्पैन कितना है अपना? बच्चों कितने देर तक आप सुन पाओगे मुझे? बहुत हो गया अभी हम लोग बोलोगे ना। कितना है अटेंशन स्पॅन? किसको पता है? टीचर, मुलांचा अटेंशन स्पॅन किती आहे आणि मोठ्यांचा? रिसर्च कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया हमारे दिमाग को खा जाए, ये भी रिसर्च में प्रूव किया है लोगों ने। सर घड़ी घड़ी वीडियो देखना, यूट्यूब देखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना हमारे दिमाग को खा जाए। तो अटेंशन स्पैन जो कम हुआ है ना, वो बढ़ता है ध्यान से। अमेजिंग ना? कितनी देर ध्यान करना? सिर्फ 15 या 20 मिनट। अटेंशन स्पैन बढ़ेगा अच्छी तरह से। फिर अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। किसने बोला था? एकाग्र चित्त। तो एकाग्र चित्त बढ़ेगा। एकाग्र चित्त करना आसान नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हें सांगितलं ध्यान म्हणजे कॉन्सेंट्रेशन, इसमें बहुत सारे होते हैं अलग अलग पार्ट्स। जो हमें गुस्सा देता है वो एक अलग पार्ट देता है, दैट इज अवर इमोशनल ब्रेन। बड़े लोग समझिए, इमोशनल ब्रेन जो हमें इमोशंस देता है। गुस्सा आता है या बहुत प्यार आता है, वो एक अलग ब्रेन है। एक ब्रेन है जो सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। जैसे हम लोग, इसको बोला गया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कौन है? डिफ़ॉल्ट मोड सुना है हमने? नहीं सुना? वेरी स्ट्रेंज। डिफ़ॉल्ट मोड कंप्यूटरमध्ये असतो ना, तोच डिफ़ॉल्ट मोड। शास्त्रज्ञांनी तेच नाव दिलं आहे, कारण डिफ़ॉल्ट मोड जसं कम्प्युटर ऑन झाल्यावर जे चालू होतं तीच डिफ़ॉल्ट मोड, तसंच डोळे उघडल्यावर जे चालू होतं ब्रेन तो डिफ़ॉल्ट मोड। सो आंखें खोलते हैं तो दिमाग शुरू हो जाता है, दैट इज अवर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, दैट इज थिंकिंग ब्रेन। उसको कभी आराम मिलता है जब सोते बाय स्लीपिंग, और अदरवाइज कैसे मिलेगा? मुलांचं काय करायचं? नेटवर्क में बता रही थी कि डिफ़ॉल्ट मोड से चालू ही रहता है, तभी जो आपने बोला ये आएगा। जब भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम और अपना ध्यान फिजिकल एक्टिविटी में जाता है, तभी हमारा डिफ़ॉल्ट मोड शांत होता है। बोलती बायकांना सांगू एक, पूर्वी आपण पाट्या वरवंट्यावर कोणी चटणी वाटली का? वाटली आहे ना? व्हेरी गुड। माहिती बोलतात मिक्सरवरतीच माहिती, ते वाटताना डोक्यात विचार नाही चालत, हात चालू राहतो ना, आणि मिक्सरवर वाटताना मिक्सर चालू नका, डिफ़ॉल्ट मोड चालूच राहतो। म्हणून फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करताना त्याच्यामध्ये आपण लक्ष दिलं की आपले विचार ओव्हर थिंकिंग कमी होतं। सो एनी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, भांडी घासताना पण भांडी घासण्यामध्ये लक्ष द्यायचं,